स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। अब ये निषेचन प्रक्रिया है क्या चीज़? निषेचन क्या होता है? तो आप सब जानते हैं फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम, अंडाणु, और मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड zygote is called fertilization। निषेचन क्या है? नर युग्मक का व मादा युग्मक का आपस में जुड़ना और एक द्विगुणित युग्मनज का क्या करना? निर्माण करना। मतलब नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, ये कैसा होता है? एन होता है। ये भी क्या होता है? एन होता है। ये क्या चीज है? शुक्राणु। ये क्या चीज है? अंडाणु। दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? युग्मनज, जो कि कैसा होता है? 2n होता है। ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो ये जो चीज है यहाँ पर जो हुआ है, ये क्या हुआ है? निषेचन हुआ है। ठीक है। नाउ निषेचन के बारे में सर्वप्रथम जो बताया था वो किसने बताया था? लीवेनहॉक ने बताया था। सर्वप्रथम निषेचन के बारे में लीवेनहॉक ने बताया। सर्वप्रथम किसने बताया भाई? फर्टिलाइजेशन के बारे में किसने बताया? लीवेनहॉक ने बताया। अब आपको फर्टिलाइजेशन के संदर्भ में दो तीन चीजें मालूम होनी चाहिए। एक होता है सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है युग्मक का संलयन। सिनगैमी क्या होता है? नर व मादा युग्मक का संलयन। ये टर्म क्या है? सिनगैमी का मतलब क्या होता है? नर और मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? सिनगैमी। अच्छा, एक और चीज है, प्लाज्मोगेमी क्या होती है? प्लाज्मोगेमी क्या होता है? तो प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू गैमेट्स, दो युग्मकों के कोशिका द्रव्य का आपस में संलयित होना क्या कहलाता है? प्लाज्मोगेमी कहलाता है। ये टर्मिनोलॉजी के अंदर कई लोगों को दिक्कत है, वो क्लियर कर लेना। और कैरियोगेमी क्या होता है? कैरियोगेमी क्या है? तो फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई मतलब कि नर प्राक केंद्रक व मादा प्राक केंद्रक का आपस में संलयन क्या कहलाता है? कैरियोगेमी कहलाता है। फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। और प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा, एक और टर्म होता है एम्फीमिक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण, जिसको की कहते हैं उभय मिश्रण, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस क्या है? फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ टू न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई के क्रोमोसोम्स का आपस में जुड़ना, संलयित होना। दो केंद्रकों, युग्मक के अंदर जो केंद्रक है ना, युग्मक में जो केंद्रक है उनके अंदर स्थित
क्रोमोसोम्स का क्या होना, संलयित होना, क्या कहलाता है, उभय मिश्रण। यानी कि दो युग्मकों में स्थित केंद्रक जो होते हैं, दो युग्मकों में स्थित जो केंद्रक होते हैं, उसके गुणसूत्रों का संलयन वास्तव में क्या है, एम्फीमिक्सिस है। उसके गुणसूत्रों का संलयन क्या कहलाता है, एम्फीमिक्सिस कहलाता है। तो ये टर्म्स याद रखना। यदि नर और मादा युग्मक पूरे संलयित हो जाए तो सिनगेमी, उनका साइटोप्लाज्म संलयित हो तो प्लाज्मोगेमी, न्यूक्लियस दोनों के मेल और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस फ्यूज करे तो कैरियोगेमी, और न्यूक्लियस में स्थित क्रोमोसोम्स यदि फ्यूज करे तो उसको क्या बोलते हैं, उभय मिश्रण। तो मैं समझता हूँ आपको सिनगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और एम्फीमिक्सिस क्लियर हो गया होगा। तो ये पहला पॉइंट है कि निषेचन क्या है, क्लियर। साथ के साथ मैं ये भी बता दूं कि निषेचन दो प्रकार का होता है। निषेचन कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का। कौन कौन सा बेटा, एक तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि निषेचन दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन ये कहां पर होता है, शरीर के बाहर, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होंगे कहां पर, शरीर के बाहर। जैसे एग्जांपल कहां पर, वाटर बॉडी, कोई जलाशय वगैरह है उसके अंदर बाह्य निषेचन हो रहा है। लेकिन क्योंकि हम ये यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं, है ना। मान के चलना मैं आपको ह्यूमन फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, निषेचन किसके अंदर पढ़ा रहा हूँ मैं, ह्यूमंस के अंदर पढ़ा रहा हूँ। तो याद रखना कि एक तो बाह्य निषेचन होता है और एक जो होता है वो कौन सा है, आंतरिक निषेचन। एक है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन कहां पर होता है, शरीर के भीतर होता है। जैसे हम मानवों की बात करें तो मानवों के अंदर कहां पर होगा, शरीर के कहां पर होगा, भीतर। मैं अभी बाह्य निषेचन यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम मानवों के अंदर निषेचन पढ़ रहे हैं। तो हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के ऊपर, राइट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के ऊपर अपने फोकस करेंगे और ये शरीर के भीतर होता है। कहां पर होता है वो अभी पूरा डिस्कशन होगा। मानवों के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये पहला पॉइंट मैंने क्लियर किया अभी कि फर्टिलाइजेशन है क्या चीज। अब आ जाते हैं निषेचन का स्थल। निषेचन का स्थल, ये दूसरे पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं मैं। निषेचन का स्थल, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मानवों के अंदर निषेचन आंतरिक निषेचन होता है, तो निषेचन का स्थल क्या है, तो पहली बात तो फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट या अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है ना। तो ओवम और स्पर्म का जो फ्यूजन है उसका स्थल कौन है, फैलोपियन ट्यूब है। तो नेचुरली कि शरीर के भीतर हो रहा है। तो निषेचन का एग्जैक्ट स्थल क्या है, तो मैं बता दूं कि निषेचन फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर होता है। क्लियर है, क्या कहा मैंने, निषेचन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला इस्थमस जंक्शन के ऊपर होता है। कहां पर होगा, एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर। तो ये तो क्लियर हो गया कि निषेचन का स्थल क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। निषेचन फैलोपियन ट्यूब में कहां पर होता है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर। जब एम्पुला इस्थमस जंक्शन के ऊपर ओवम और ये क्या है, स्पर्म, दोनों फ्यूज करते हैं। ओवम और स्पर्म यहां पर फ्यूज करते हैं और किसका फॉर्मेशन होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये एन था, ये एन था, दोनों फ्यूज करते हैं और फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से निषेचन का स्थल क्या हो गया, एम्पुला इस्थमस जंक्शन हो गया। क्लियर, सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट। अब आपको मालूम है कि निषेचन के लिए अंडाणु की भी जरूरत है, और शुक्राणु की भी जरूरत होती है, राइट। तो अब अराइवल ऑफ स्पर्म, अभी क्या आएगा, अराइवल ऑफ स्पर्म। इसको ध्यान से पढ़िए। अराइवल ऑफ स्पर्म मतलब मादा
के पास में स्पर्म का पहुंचना क्या है, जरूरी है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं हम लोग, अराइवल ऑफ स्पर्म। अराइवल ऑफ स्पर्म मतलब मादा के पास में स्पर्म कैसे आएगा, मादा के पास में स्पर्म कैसे आएगा। तो कोपुलेशन, कोपुलेशन मतलब मैथुन, मैथुन की, कोपुलेशन की क्रिया के दौरान, कोपुलेशन की क्रिया के दौरान नर अपने शिश्न द्वारा यानी कि पेनिस द्वारा, पेनिस द्वारा मादा की योनि में, योनि मतलब वेजाइना, वीर्य का त्याग करता है। वीर्य यानी कि सेमेन का त्याग करता है। इस क्रिया को, इस क्रिया को जानते हो क्या कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। वीर्य सेचन यानी कि इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन कहते हैं, राइट। नर एक बार इजेकुलेट, इजेकुलेट मतलब स्खलित करने पर लगभग 300 मिलियन स्पर्म मादा की योनि में डालता है। कितने, 300 मिलियन स्पर्म मादा की योनि में क्या करेगा, डाल देगा। क्लियर। इस प्रकार से फीमेल के पास में क्या पहुंच जाएंगे, स्पर्म्स पहुंच जाएंगे। तो कोपुलेशन की क्रिया के दौरान नर अपने शिश्न द्वारा मादा की योनि में वीर्य का त्याग करता है। वीर्य में बहुत सारे क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। तो इस क्रिया को हम वीर्य सेचन कहते हैं। नर एक बार जब इजेकुलेट करता है तो उसमें लगभग 300 मिलियन शुक्राणु जो है वो मादा की योनि में पहुंच जाते हैं। क्लियर। तो ये अब मादा के पास में क्या पहुंच चुके हैं भाई, अराइवल ऑफ स्पर्म हो चुका है। ठीक है। अब आ जाते हैं मूवमेंट ऑफ स्पर्म। मूवमेंट ऑफ स्पर्म मतलब शुक्राणु की गति। मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ये वाला मूवमेंट ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की गति। अब आप देखो मूवमेंट ऑफ स्पर्म, जैसे ही क्या कहा मैंने, जैसे ही शुक्राणु मादा के जननिक पथ में पहुंचते हैं तो वे गर्भाशय व फैलोपियन ट्यूब के संकुचन के कारण योनि, फिर उसके बाद में क्या है, सर्विक्स से होते हुए फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मूवमेंट ऑफ स्पर्म। जैसे ही शुक्राणु मादा के जननिक पथ में यानी कि जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचते हैं तो वे गर्भाशय व फैलोपियन ट्यूब के संकुचन के कारण योनि, सर्विक्स से होते हुए और फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले शुरुआत में खुद अपने आप से गति नहीं कर रहे हैं, पहले एक तो फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय के संकुचन के कारण इनकी क्या हो रही, गति हो रही है। फिर उसके बाद में राइट, उसके बाद में क्या होता है, शुक्राणु अब स्वयं भी गति करते हैं। उनकी दर क्या होती है, गति की दर क्या होती है, गति की दर 1.5 से लेकर
1.3 mm प्रति मिनट। इनकी गति की दर क्या होती है? 1.5 से 3 mm प्रति मिनट। तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म क्या है? शुक्राणु की गति। जैसे ही शुक्राणु मादा के जननिक पथ में पहुंचते हैं तो वे गर्भाशय व फैलोपियन ट्यूब के संकुचन के कारण योनि से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए और फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं। और इतना ही नहीं कि केवल गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब ही की संकुचन के कारण ही शुक्राणु आगे बढ़ रहे हैं, शुक्राणु स्वयं भी गति करते हैं और उनकी गति की जो दर होती है वो 1.5 से लेकर और लगभग 3 mm तक, 3 mm प्रति मिनट की रफ्तार से वो क्या करते हैं? गति करते हैं। और फिर योनि से सर्विक्स, सर्विक्स से गर्भाशय से होते हुए अल्टीमेटली कहाँ पर पहुँचते हैं? फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुँच जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ स्पर्म, व्हाट वी कॉल मूवमेंट ऑफ स्पर्म। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि करोड़ों शुक्राणुओं में से, करोड़ों शुक्राणुओं में से, करोड़ों शुक्राणुओं में से कुछ सौ शुक्राणु ही योनि से आगे बढ़ते हैं। मतलब वैसे तो करोड़ों शुक्राणु वीर्य के साथ में मादा की योनि में आते हैं, लेकिन करोड़ों शुक्राणु में से केवल कुछ 100 शुक्राणु ही योनि से क्या बढ़ते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं। और एक और चीज याद रखना, अधिकांश शुक्राणुओं का भक्षण योनि में स्थित ल्यूकोसाइट्स, अधिकांश शुक्राणुओं का भक्षण योनि में स्थित ल्यूकोसाइट्स द्वारा हो जाता है। समझ में आ रहा है? योनि की जो उपकला होती है ना, यूं समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये योनि है, तो इस योनि की जो उपकला है ना, ये योनि है, मान लीजिए ये योनि है, तो इस योनि की जो उपकला है, इस उपकला के अंदर जो ल्यूकोसाइट है, WBC है, जो ल्यूकोसाइट्स होती है, राइट, वो ल्यूकोसाइट्स इन लाखों करोड़ों शुक्राणु का क्या कर लेती है? भक्षण कर लेती है। और केवल कुछ शुक्राणु ही योनि से आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकांश शुक्राणुओं का भक्षण योनि में स्थित जो उपकला है, योनि की जो उपकला है उसमें स्थित ल्यूकोसाइट्स या WBC उसका भक्षण कर लेंगे। तो ये था मूवमेंट ऑफ स्पर्म। अब आ जाते हैं मूवमेंट ऑफ स्पर्म के बाद में अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब क्या है भाई? अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, 5वां पॉइंट। अब देखो, ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि शुक्राणु जो है वो फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन शुक्राणु तो फैलोपियन ट्यूब की बढ़ रहा है, लेकिन साथ के साथ ओवम या oocyte भी तो आना चाहिए, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो 5वां जो पॉइंट है बेटा, वो है अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। अभी तो अराइवल ऑफ स्पर्म हो रहा था, अब क्या हो रहा है? अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, है ना, मतलब द्वितीयक oocyte का आगमन। अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। याद रखना कि आप जानते हो कि रजो चक्र या अतर्व चक्र या मेंस्ट्रुअल रजो चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। मादाओं में क्या होता है भाई? अंडोत्सर्ग होता है। क्लियर? क्या कहा मैंने? रजो चक्र के 14वें दिन, रजो चक्र के 14वें दिन फीमेल्स के अंदर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है ना। इसके द्वारा मादा के अंडाशय से सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक oocyte
द्वितीयक oocyte रिलीज होता है। ठीक है, रजो चक्र के 14वें दिन यानी कि 14th डे को फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होता है, जो आपने मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले वीडियो के अंदर देखा हो, नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखें जाके, पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया, उसके ऊपर नीट के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, जरूर देखिए। रजो चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, इसके द्वारा मादा के अंडाशय से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। वास्तव में ओवम रिलीज नहीं होता है, उसको सो कॉल्ड ओवम कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो रिलीज होने वाली जो रचना है वो क्या है, सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte कुछ इस तरीके की रचना है, ये सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, जिसके चारों तरफ क्या क्या है, ये तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसके चारों तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जूना पेलुसिडा है, जूना पेलुसिडा है, और क्या है, बाहर की तरफ एक और लेयर है ऐसे, इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं बच्चों, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो ये जो है वास्तव में ये सेकेंडरी oocyte बना रखा, ये तो सेकेंडरी oocyte की स्वयं की झिल्ली है, ये तो स्वयं की झिल्ली है, लेकिन उसके ऊपर 2 एग मेम्ब्रेन्स भी है, ये अंड झिल्लियां है, याद रखना, जूना पेलुसिडा और कौन सी, कोरोना रेडिएटा, ये दोनों क्या है, एग मेम्ब्रेन है, अंड झिल्लियां हैं। तो ये सेकेंडरी oocyte क्या हो गया, रिलीज हो गया। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte फिम्बरी व सीलिया की गति के कारण कहां पर पहुंचता है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर पहुंचता है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर पहुंचता है, राइट, जहां पर शुक्राणु के साथ इसका फ्यूजन होगा, शुक्राणु के साथ इसका क्या होगा, फ्यूजन होगा। समझ में आ गया। ये क्यों कहा मैंने कि सेकेंडरी oocyte फिम्बरी व सीलिया की गति के कारण। आपने देखा होगा कि फेलोपियन ट्यूब का, आपने वीडियो देखा होगा मेरा, फेलोपियन ट्यूब का जो सबसे पहला भाग होता है वो क्या होता है भैया, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम नहीं आया समझ में तो हिंदी में लिखता हूँ कीपक, कीप जैसा भाग होता है। इस कीप जैसे भाग के ऊपर क्या होते हैं, झालर होती है। झालर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया, झालर को ही अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं फिम्बरी। तो ये फिम्बरी उसको सेकेंडरी oocyte को ऐसे कैच कर लेगी, ऐसे होती है, ऐसे ये कैच कर लेगी। और आप जानते हो कि फेलोपियन ट्यूब को घेरे हुए सीलिएटेड उपकला होती है, फेलोपियन ट्यूब को घेरे हुए क्या होती है, सीलिएटेड उपकला। तो वो सीलिया ऐसे गति करते हैं, आप सब जानते हो सीलिया गति करेंगे, तो सीलिया की गति के कारण ये सीलिया यहाँ पर, तो ये सीलिया की गति के कारण जो सेकेंडरी oocyte है विच इज सो कॉल्ड एज ओवम, क्योंकि सेकेंडरी oocyte ही आगे चलकर कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ओवम में। तो ये आगे बढ़ता है और वहां पर पहले से अब क्या पहुंच चुका है, शुक्राणु, फिर इसका शुक्राणु के साथ में क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन वगैरह कैसे होता है वो तो बहुत लास्ट में, अभी और भी बहुत सारे प्रोसेस होने, तब कहीं जाके फ्यूजन होगा। तो आगे बढ़ते हैं, छठे पॉइंट के ऊपर आएंगे। अब देखो अभी कौन सा पॉइंट डिस्कशन हो गया भाई अपना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। लेकिन अब एक चीज याद रखना, एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, निषेचन तब ही होगा जब शुक्राणु व सेकेंडरी oocyte लगभग एक ही समय पर पहुंचे। ये एक ही समय का मतलब है दे मस्ट रीच साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब उनके पहुंचने का समय लगभग पास होना चाहिए, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, लगभग एक ही समय पे पहुंचे, मतलब 24 घंटे के अंतराल में
यदि शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे के पास में पहुंचे तो ही निषेचन की प्रबल संभावना होगी, है ना। तभी तो कहते हैं that's why all copulations do not lead to pregnancy। ये एक एनसीईआरटी की लाइन लिखी है। इसीलिए तो कहते हैं कि हर बार मिथुन की क्रिया होगी और निषेचन हो ही जाएगा और फीमेल प्रेग्नेंट हो ही जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। कोपुलेशन के वक्त में ये होना जरूरी है कि शुक्राणु और अंडाणु जो है वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे के पास में पहुंचे। साइमल्टेनियसली का मतलब ये नहीं कि इधर से शुक्राणु है और इधर से अंडाणु है। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि लगभग 24 घंटे के अंतराल के अंदर शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे से सुमेकित होने चाहिए, तो ही सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर मैथुन क्रिया जो है उससे निषेचन हो ही जाएगा और एक मादा गर्भवती हो ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। That's why all copulations do not lead to pregnancy। क्यों? क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु का करीब आना का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि वो समय प्रॉपर नहीं रहा, जैसे अंडाणु तो रिलीज हुआ आज और 6 दिन के बाद में शुक्राणु पहुंच रहा है फीमेल के पास में, तो किसी भी हालत में फ्यूजन नहीं होगा। तो निषेचन तभी होगा जब शुक्राणु व सेकेंडरी oocyte लगभग एक ही समय के ऊपर पहुंचे। ठीक है, अब 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब आ जाते हैं द नेक्स्ट वन, और वो है शुक्राणु का युगितार्जन। शुक्राणु का युगितार्जन, ठीक है, शुक्राणु का युगितार्जन। नेक्स्ट वन, 6th पॉइंट, शुक्राणु का युगितार्जन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है शुक्राणु का युगितार्जन। कैपेशिएशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेशिएशन ऑफ स्पर्म्स। कैपेशिएशन ऑफ स्पर्म्स, कैपेशिएशन ऑफ स्पर्म्स का मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन is called capacitation, is called capaciation। याद रखना क्या कहा मैंने, the act of sperm activation, the act of sperm activation is called as capaciation in the case of the mammals। शुक्राणुओं को सक्रिय करना, शुक्राणुओं को सक्रिय करने का जो एक्ट है वास्तव में वही क्या है, युगितार्जन है। अब ये नीट में अभी तक 2015 से लगाकर और 2019 के बीच में कम से कम भी 3 बार ये प्रश्न पूछ लिया गया था अलग अलग तरीके से। द एक्ट ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन इज कॉल्ड एज कैपेशिएशन। तो युगितार्जन कहाँ होता है, तो याद रखना योग्यता अर्जन मादा जननिक पथ में होता है। जननिक पथ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है। कई लोगों को कंफ्यूजन है कि योग्यता अर्जन ये कहां पर होता है, तो अधिवृषण के अंदर होता है। कुछ लोग कैसा कहते हैं एपिडिडाइमस में होता है। नीट के अंदर एग्जाम के अंदर कुछ बच्चे एपिडिडाइमस करके आए थे, उसको कैंसिल कर दिया गया था। लास्ट में नीट की जो की आई थी उसमें माना गया किसको, कि योग्यतार्जन मादा जननिक पथ में होता है। मतलब फीमेल के ट्रैक्ट में जब शुक्राणु पहुंचता है तो वहां पर इसका क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। तो एक्ट ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन इज कॉल्ड एज कैपेशिएशन। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कैपेशिएशन में होता क्या है भाई, आखिर कैपेशिएशन में होता क्या है। तो इस क्रिया में ध्यान से सुनना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्रिया में फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कुछ सिक्रीशंस होते हैं जो एक्रोसोम पर स्थित कोटिंग मतलब आवरण को हटा देते हैं, जिससे स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है व
यह एग को भेद सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है, एग को भेद सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। क्लियर? तो क्या हुआ, इस स्पर्म को एक्टिव बनाने की क्रिया में क्या हुआ, योग्यतार्जन कहां पर हुआ, मादा जननिक पथ में हुआ। इस क्रिया में फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कुछ क्या होते हैं बच्चों, सिक्रीशंस होते हैं। सिक्रीशन जो है वो एक्रोसोम पर जो शुक्राणु का टिप होता है, ये तो सब जानते हो ना, ये जो शुक्राणु का जो टिप होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। तो इसके टिप के ऊपर कुछ आवरण होता है, राइट, जो उसको निष्क्रिय बनाए रखता है। तो जो एक्रोसोम पर स्थित कोटिंग या जो आवरण होते हैं उनको ये सिक्रीशंस क्या कर देंगे, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होने वाले सिक्रीशंस हटा देंगे, जिससे स्पर्म्स एक्टिवेट हो जाता है और अब ये एग को भीतर भेज सकता है, एग के भीतर जा सकता है, एग के भीतर जा सकता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये कौन सी थी, अपनी सिक्स्थ थी, दैट इज शुक्राणु का योगितार्जन। अब शुक्राणु एक्टिवेट भी हो गए, योगितार्जन भी हो गया। अब इसके बाद में जैसे ही शुक्राणु का योगितार्जन वगैरह हो जाएगा, अब आगे की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा। नाउ अब क्या होता है, अब जो इवेंट्स होगी वो कुछ फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स होगी, है ना। जो सातवीं जो स्टेप है उसमें अब फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स होगी, फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स होगी। अब मतलब कुछ भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होगी। अब भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं होगी। अब क्या होगा भाई, कुछ तो भौतिक और कुछ रासायनिक क्रियाएं होगी। क्या होगा उनमें, तो इसमें पहली जो स्टेप है एक्रोसोमल अभिक्रिया, बहुत बहुत खास एक्रोसोमल अभिक्रिया। सबसे पहली स्टेप क्या है भाई, एक्रोसोमल अभिक्रिया होगी। एक्रोसोमल अभिक्रिया क्या होती है, पहले तो ये समझ लें कि ये स्पर्म है, तो स्पर्म का जो हेड होता है ना, उसके शीर्ष पर क्या होता है बेटा, एक्रोसोम होता है। शुक्राणु के शीर्ष पर क्या होता है, एक्रोसोम। तो अब एक्रोसोमल प्रक्रिया होगी, क्योंकि एक्रोसोम से कोटिंग हट चुका है, जो वेस्ट कोटिंग थी ऊपर वो हट चुकी है और स्पर्म एक्टिवेट हो चुका है। तो अब एक्रोसोमल क्रिया में क्या होगा, एक्रोसोमल क्रिया क्या होती है, इस क्रिया में शुक्राणु के शीर्ष पर स्थित, शुक्राणु के शीर्ष पर स्थित एक्रोसोम द्वारा जानते हो क्या रिलीज होते हैं, स्पर्म लाइसेंस रिलीज होते हैं। स्पर्म लाइसेंस रिलीज होते हैं जो अंडे पर जो सेकेंडरी ओसाइट पर स्थित अंड झिल्लियों को तोड़ने का कार्य करते हैं, जो अंड झिल्लियों को तोड़ने का क्या करेंगे, काम करेंगे, जो अंड झिल्लियों को तोड़ने का काम करेंगे। अब ये जो स्पर्म लाइसेंस है वो कौन कौन से हैं, एक तो कौन सा है, हाइएलो यूरोनिडेज। आपको हम रिप्रोडक्शन जब पढ़ाते हैं, यूरोनिडेज, हाइएलो यूरोनिडेज। ये क्या करते हैं, डिसॉल्व hyaluronic acid which is cementing follicle cells, है ना। फॉलिकल सेल्स को आपस में चिपकाए रखने वाला जो हाइलुरोनिक एसिड होता है, उस हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करने का काम कौन करता है,
हाइलोयूरोनिडेज जो कि एक स्पर्म लाइसिन है, और ये स्पर्म लाइसिन किसके द्वारा स्रावित होता है? एक्रोसोम के द्वारा। नंबर 2, कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम। कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये जो कोरोना डाइजेस्टिंग जो स्पर्म लाइसिन है, कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये क्या कर देगा? कोरोना को डिसॉल्व कर देगा। अभी आपको मैंने कहा था ना, जो कोरोना है उसको डिसॉल्व, कोरोना क्या थी? एग मेम्ब्रेन थी, जो सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर है, उसको ये डिसॉल्व कर देगा। और एक और होती है एक्रोसिन। एक्रोसिन जो है ऐसा स्पर्म लाइसिन है, ये कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम भी एक स्पर्म लाइसिन है, हाइलोयूरोनिडेज भी स्पर्म लाइसिन है, और एक्रोसिन जो होता है वो जूना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करता है। आर यू गेटिंग? ये किसको डाइजेस्ट करता है? एक्रोसिन किसको डाइजेस्ट करता है? ये जूना पेलुसिडा को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ठीक है, क्या चल रही है? भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं हो रही है। एक्रोसोमल क्रिया में शुक्राणु के शीर्ष पर स्थित एक्रोसोम द्वारा स्पर्म लाइसिन रिलीज होते हैं, जो सेकेंडरी oocyte पर स्थित अंडे झिल्लियों को तोड़ने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। स्पर्म लाइसिन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, हाइलोयूरोनिडेज, फिर दूसरा कौन सा है? कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि कोरोना को डिसॉल्व करता है, हाइलोयूरोनिडेज, हाइलुरोनिक एसिड जो कि सीमेंटिंग होती है, सीमेंटिंग सब्सटेंस है फॉलिकल सेल्स के लिए, उसको डिसॉल्व करता है, और एक्रोसिन जो होता है वो जूना पेलुसिडा जो कि एक मेम्ब्रेन है सेकेंडरी oocyte को घेरे हुए, उसको डिसॉल्व करता है। और क्या होता है एक्रोसोमल क्रिया में, और क्या क्या होता है वो भी देखो। अब देखिए, एक्रोसोमल अभिक्रिया के कारण, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, अभी एक्रोसोमल क्रिया चल रही है ना, एक्रोसोमल अभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, एक्रोसोमल अभिक्रिया के दौरान सेकेंडरी oocyte की लेयर व सेकेंडरी oocyte की लेयर मतलब कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन व स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के निकट आ जाती है। दोनों एक दूसरे के क्या आ जाती है? निकट आ जाती है। एक्रोसोमल अभिक्रिया के दौरान सेकेंडरी oocyte की लेयर वो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के क्या आ जाएगी भाई? निकट आ जाएगी। अच्छा, एक चीज और याद रखना, फर्टिलाइजेशन के लिए प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच, फर्टिलाइजेशन के लिए प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच, मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस आवश्यक। याद रखना, कैल्शियम आयंस फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। बिना कैल्शियम आयंस के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। है, ठीक है। तो एक्रोसोमल क्रिया के दौरान सेकेंडरी oocyte की लेयर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन व स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के निकट आ जाती है, राइट। और फिर अब आगे चलकर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच, मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयंस वगैरह बहुत क्या है? आवश्यक है, ठीक है। तो कैल्शियम आयंस फर्टिलाइजेशन के जरूरी है, बिना कैल्शियम आयंस के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। ऑलराइट, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, जैसे ही स्पर्म व सेकेंडरी oocyte
की लेयर एक दूसरे के संपर्क में आती है, तब जानते हो क्या होगा? स्पर्म व सेकेंडरी oocyte की, भाई एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या हुआ? स्पर्म व सेकेंडरी oocyte की लेयर एक दूसरे के संपर्क में आ गई, तब सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जानते हो क्या होगा? डीपोलराइजेशन हो जाएगा। विध्रुवीकरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन हो जाएगा। सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, मेम्ब्रेन के जो सोडियम चैनल्स हैं वो खुल जाएंगे, एवं कैल्शियम आयंस सेकेंडरी oocyte के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, यह डीपोलराइजेशन पॉलीस्पर्मी यानी कि बहु शुक्राणुकता को रोकता है। यह डीपोलराइजेशन क्या होगा? बहु शुक्राणुकता को रोकता है, अर्थात कई शुक्राणु सेकेंडरी oocyte को से आकर अटैच होते हैं, लेकिन केवल एक शुक्राणु इसके भीतर प्रवेश करता है, वह अन्य प्रवेश नहीं कर सकते। उसका कारण क्या था? क्योंकि जैसे ही एक शुक्राणु प्रवेश करता है तो सेकेंडरी oocyte की जो चारों तरफ मेम्ब्रेन है उसके अंदर डीपोलराइजेशन हो जाता है, सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं और कैल्शियम अंदर एंटर कर जाते हैं, राइट। इस डीपोलराइजेशन से बहु शुक्राणुकता के ऊपर क्या लगती है? रोक लगती है। मतलब ये सेकेंडरी oocyte था, अब इसको घेरे हुए तो बहुत सारे शुक्राणु होंगे ऐसे। अब सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय मेनी स्पर्म्स, लेकिन केवल एक तो भीतर प्रवेश करता है, बाकी नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है कि डीपोलराइजेशन हो गया है। क्या हो गया है? डीपोलराइजेशन। तो ये जो अभी मैं पढ़ा रहा था ये क्या थी? फिजिकल और केमिकल इवेंट में एक्रोसोमल अभिक्रिया थी। ये क्या थी भैया? एक्रोसोमल अभिक्रिया। अब आ जाते हैं कॉर्टिकल अभिक्रिया। अब क्या है? ठीक एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद में क्या होती है? कॉर्टिकल अभिक्रिया होती है। कॉर्टिकल अभिक्रिया भी किसको रोकती है? पॉलीस्पर्मी को रोकने का एक उपाय है। ये भी पॉलीस्पर्मी को रोकने का भैया एक उपाय है। देखो नेक्स्ट कौन सा है? कॉर्टिकल अभिक्रिया। कॉर्टिकल अभिक्रिया, राइट। जैसे ही शुक्राणु व सेकेंडरी oocyte की झिल्ली एक दूसरे के संपर्क में आती है, एक दूसरे के संपर्क में आती है, सेकेंडरी oocyte में मतलब द्वितीयक oocyte में कॉर्टिकल अभिक्रिया चालू हो जाती है।
जिसकी वजह से सेकेंडरी ओसाइट की प्लाज्मा झिल्ली के नीचे स्थित सेकेंडरी ओसाइट की प्लाज्मा झिल्ली के नीचे स्थित कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्लाज्मा झिल्ली से अटैच हो जाती है व ये ग्रेन्यूल्स कॉर्टिकल एंजाइम्स के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व जूना पेलुसिडा के बीच स्थित स्पेस में आ जाती है व पॉलीस्पर्मी को रोकती है। ये पॉलीस्पर्मी को यानी कि बहुशुक्राणुता को रोकती है। ये बहुशुक्राणुता को क्या कर देगी? रोक देगी। तो ये कौन सा हो गया भैया? कॉर्टिकल अभिक्रिया। अब कॉर्टिकल अभिक्रिया के बाद में अब क्या होगा? स्पर्म की एंट्री होगी। अब स्पर्म की क्या होगी? एंट्री। नाउ अब स्पर्म की एंट्री होगी। कैसे होगी वो देखो, यहां पर लिखा मैंने स्पर्म एंट्री, है ना। स्पर्म एंट्री में क्या होगा? सेकेंडरी ओसाइट में स्पर्म की एंट्री जहां से होगी वहां पर फर्टिलाइजेशन कोन या रिसेप्टिव कोन बन जाता है, जहां से स्पर्म की एंट्री सेकेंडरी ओसाइट में होगी। तो एक रिसेप्टिव कोन बन गया है ऐसा, जहां से सेकेंडरी ओसाइट में अब क्या बन जाता है? एक फर्टिलाइजेशन कोन या रिसेप्टिव कोन बन जाएगा। बस वहां से स्पर्म की क्या हो जाएगी? सेकेंडरी ओसाइट में एंट्री हो जाएगी। और लास्ट वन है, अब क्या होगा? उभय मिश्रण। अब क्या होगा? उभय मिश्रण, एम्फीमिक्सिस। अब क्या होता है? जरा ध्यान से देखना। जैसे ही शुक्राणु सेकेंडरी ओसाइट में प्रवेश करता है, तब सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस सेकेंड संपन्न होता है, जिससे एक अंडाणु व सेकेंड पोलर बॉडी समझते हो ना, ध्रुवकाय, सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब जैसे ही शुक्राणु सेकेंडरी ओसाइट में प्रवेश करेगा तो सेकेंडरी ओसाइट उससे प्रेरणा पाकर, शुक्राणु से प्रेरणा पाकर, तब सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस सेकेंड होता है, जिससे एक अंडाणु व सेकेंड पोलर बॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है। ये सेकेंड पोलर बॉडी भी क्या है? एन है, अंडाणु का निर्माण हुआ है। अब क्या होगा? अब
अंडाणु के प्राक केंद्रक व शुक्राणु के प्राक केंद्रक में स्थित गुणसूत्रों का संलयन होगा जिसे उभय मिश्रण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? उभय मिश्रण कहते हैं। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अंडाणु के पास में स्वयं का तारक केंद्र नहीं है, सेंट्रियोल नहीं है। तो जब अंडे के पास में, जब अंडाणु के पास में शुक्राणु जाता है तो शुक्राणु अपने दूरस्थ तारक केंद्र, शुक्राणु का जो दूरस्थ तारक केंद्र है वहां जाकर डिवाइड हो जाता है। शुक्राणु का दूरस्थ तारक केंद्र वहां जाकर डिवाइड हो जाता है और दो सेंट्रियोल्स का क्या करता है? निर्माण करता है। और ये दोनों सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पर जाकर स्पिंडल फॉर्मेशन के अंदर तर्कु तंतु निर्माण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ये चीज याद रखना। तो अब अंडाणु के प्राक केंद्रक और शुक्राणु के प्राक केंद्रक में स्थित गुणसूत्रों का संलयन होगा और इसे क्या कह देते हैं? उभय मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार निषेचन संपन्न होता है एवं एक द्विगुणित युग्मनज का यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। एक द्विगुणित युग्मनज का क्या होगा भाई? निर्माण होगा। तो समझ में आ रहा है उभय मिश्रण क्या था? जैसे ही शुक्राणु सेकेंडरी oocyte में प्रवेश करेगा तब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होगा और उससे एक अंडाणु व सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होगा। अब अंडाणु का जो प्रोन्यूक्लियस है वह शुक्राणु के प्रोन्यूक्लियस से जुड़ेगा और उनके अंदर स्थित मानवों की बात करें तो गुणसूत्र जो होंगे उस न्यूक्लियस में उनका संलयन होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? उभय मिश्रण कहेंगे। इस प्रकार निषेचन संपन्न होता है एवं एक द्विगुणित युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है। इसे हम क्या कह देते हैं? उभय मिश्रण कह देते हैं। व्हाट वी कॉल उभय मिश्रण। और लास्ट में आपको ये भी बता दूं कि फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या है। तो फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या है यहां पर ही लिख देते हैं लास्ट में। फर्टिलाइजेशन का महत्व, फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइडी स्थापित होती है। हाँ या ना? देखिए, जब गैमेट्स बने थे तो मियोसिस हुआ था, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर से डिप्लॉइडी स्टैब्लिश्ड होगी। क्यों? क्योंकि युग्मक तो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जब जुड़ जाएंगे तो 2n जाइगोट का निर्माण होगा। तो फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइडी स्टैब्लिश होगी। नंबर 2, फर्टिलाइजेशन क्लीवेज की शुरुआत करता है, क्लीवेज की विदलन की शुरुआत करता है। मैंने आपको कहा भी था कि क्लीवेज का वीडियो आपने देखा हो मेरा, तो मैंने कहा था कि जैसे ही जाइगोट बनता है तो जाइगोट के अंदर ही तो क्लीवेज शुरू होता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन से विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि गैमेट्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं, दोनों फ्यूज करेंगे तो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटर्मिनेशन में मददगार होगा, क्योंकि आप जानते हो मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन का वीडियो बना दिया है और जिन लोगों ने देखा है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जाइगोट बनने के साथ ही सेक्स डिटरमाइन हो जाता है ना। जाइगोट बनने के साथ ही सेक्स डिटरमाइन हो जाता है, बाद में थोड़ी होता है, सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। एक यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूंगा
लिली करके वैज्ञानिक था, लिली ने बताया कि अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिन होता है, फर्टिलाइजिन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है। फर्टिलाइजिन व शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन जो कि एक एसिडिक अमीनो एसिड है की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन होता है। ये एसिडिक है सब्सटेंस में, नेचर में, की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन होता है। इनके बीच रिकॉग्नाइजेशन होता है, तब ही शुक्राणु व अंडाणु का निषेचन होता है। ठीक है, मतलब लिली ने बताया कि अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है और शुक्राणु की सतह पर एक एंटी फर्टिलाइजिन जो कि एक एसिडिक प्रोटीन है। इनके बीच रिकॉग्नाइजेशन होगा तभी शुक्राणु व अंडाणु के बीच में निषेचन, मतलब एक जाति के अंडाणु और उसी जाति के शुक्राणु के बीच में फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन अभिक्रिया होनी चाहिए तो ही रिकॉग्नाइज। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी शुक्राणु कोई भी अंडाणु से जाके जुड़ जाएगा। एक जाति का शुक्राणु अपनी जाति के अंडाणु से जुड़ेगा। जब शुक्राणु और अंडाणु एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन एक दूसरे को पहचान लेंगे तो उनके बीच में पहचान होगी और फिर उसके बाद में क्या होगा, निषेचन होगा। तो आज की क्लास में मेरा पूरा के पूरा डिटेल्ड वर्जन जो है वो पढ़ाया है किसका, फर्टिलाइजेशन का। एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दे रखा है, हमने उसको डिटेल में पढ़ाया है ताकि आपके प्रश्न हो सके। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो खूब सारा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मालूम है ना, अपना सपना क्या है, हर बच्चे के पास में मेरी जो वीडियो है वो पहुंचनी चाहिए। जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, जो किसी कारण से अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास में कंटेंट और क्वालिटी वीडियो पहुंचे, बस यही एक आशा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप चैनल को पहले भी सहयोग करते आए और अभी भी आप करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।